छात्रों के सामने शिक्षा मंत्री की कुर्सी झुक गई, सरकार की एफआईआर झुक गई, सरकार झुक गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की जाति की जांच की बात कही है। लेकिन देश का एक बड़ा मीडिया वर्ग अब भी छात्रों के पीछे क्यों पड़ा है? अगर इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग थी तो क्या उसका ओटीपी सीधे प्राइम टाइम एंकर्स के मोबाइल पर आया था? सरकार के सबसे बड़े वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि छात्र अपराधी नहीं हैं, लेकिन स्टूडियो में बैठे ये एंकर अब भी छात्रों को हिंसक क्यों बता रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, सत्ता के दरवाजे पर बैठकर हर आने जाने वाले मंत्री की तारीफ करने वाले इस मीडिया को क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है? क्या पुरानी पीढ़ी को अब यह समझ लेना चाहिए कि टेलीविजन पर दिखाई जा रही हर बात अंतिम सत्य मानने का वक्त खत्म हुआ, चाहे वो बात 10 अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग तरीके से क्यों न दोहराई जा रही हो। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, यानी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद। पिछले एक हफ्ते में सरकार 4 बार पीछे हटी। पहले एनडीए में इस्तीफे नहीं होते जैसे बयानों से आगे निकलकर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया। फिर केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमे नहीं चलेंगे। लेकिन बिहार और असम की सरकारों ने छात्रों की धरपकड़ शुरू की और गिरफ्तार छात्रों को अदालत तक पहुंचा दिया। तब फिर छात्रों की केंद्र सरकार से बातचीत हुई और मुकदमा वापस लेने की बात हुई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग्स सुरक्षित रखी जानी चाहिए। पुलिस जाति के आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यानी शिक्षा मंत्री हटे, केंद्र सरकार पीछे हटी, राज्य सरकारें हटी, पुलिस कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, नजर है। लेकिन टेलीविजन का फैसला आज भी नहीं बदला। वहां अब भी छात्र हिंसक हैं। वहां आंदोलन के पीछे अब भी कोई टूल किट है। हर सवाल के पीछे कोई विदेशी साजिश है और सरकार से जवाब मांगने वाला हर युवा देश के लिए खतरा है। मतलब सरकार ने मुकदमे वापस लेने शुरू कर दिए, लेकिन गोदी मीडिया है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सिर्फ छात्रों को मिली कानूनी राहत नहीं है, वो उन तमाम समाचार चैनल्स के सामने रखा गया आईना है जो पिछले 10 दिनों से छात्रों को अपराधी बनाने में लगा हुआ है। सॉलिसिटर जनरल, सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं छात्रों के साथ हूं, मुझे नहीं लगता छात्रों ने कोई अपराध किया है। अगर उन्हें चोट पहुंचाई गई है तो जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जब पुलिस कर्मियों पर हमले का सवाल आया तब भी तुषार मेहता ने छात्रों पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा, हो सकता है छात्रों के आंदोलन में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया हो। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम किए जाने का खतरा हमेशा रहता है। अब इसे बहुत सीधे तरीके से समझिए। देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा, कहीं ज्यादा बल प्रयोग हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बड़ी बात, सब कह रहे हैं कि पुलिस ने छात्रों के मौलिक अधिकार, प्रदर्शन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, लेकिन टेलीविजन के कुछ एंकर अब भी छात्रों को हिंसक बता रहे हैं। ऐसा लगता है मानो इन एंकरों के पास सरकार से ज्यादा जानकारी है। सवाल है कि वो जानकारी किस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से आई है? क्या दिल्ली पुलिस ने कोई अलग सबूत सिर्फ प्राइम टाइम के स्टूडियो को भेजे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने अधूरी और चैनल्स के पास पूरी चार्जशीट है? यह सच्चाई इतनी सी है कि अदालत में सबूत दिखाने पड़ते हैं, लेकिन टेलीविजन पर सिर्फ गले की ताकत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की सरकारों को नोटिस जारी किया है।
सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, पुलिस के बॉडी कैमरास की रिकॉर्डिंग्स, वायरलेस बातचीत, पीसीआर का रिकॉर्ड बचाकर रखने को कहा है। प्रदर्शनकारियों का निजी और डिजिटल डाटा सार्वजनिक करने पर रोक लगाई है। अदालत के सामने पैलेट गन, रबर की गोलियों, इलेक्ट्रिक बेटन, कील लगी लाठियों, सादे कपड़ों में पुलिस कार्रवाई, छात्राओं के साथ बदसलूकी और एक छात्र की आंख की रोशनी जाने जैसे आरोप रखे गए। इन आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। अदालत ने उन्हें हवा में उड़ाकर यह नहीं कहा कि टूल किट खोजिए, उसने कहा रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए। और यही अदालत और गोदी मीडिया में फर्क है। अदालत कहती है पूरा रिकॉर्ड बचाओ, गोदी मीडिया कहता है उसमें से वो 10 सेकंड की क्लिप निकालो जिसमें कोई पत्थर दिखाई दे। अदालत कहती है पूरी घटना की जांच होगी, गोदी मीडिया कहता है लाल गोला बनाओ, म्यूजिक लगाओ, नीचे लिखो छात्र हिंसक। अदालत पूछती है जिम्मेदारी किसकी थी, एंकर पूछता है क्या इसके पीछे पाकिस्तान है। दिन में इन्हीं चैनल्स के कैमरे पुलिस की लाठीचार्ज दिखाते हैं, आंसू गैस दिखाते हैं, जमीन पर पड़े छात्र दिखाते हैं, रिपोर्टर्स बताते हैं आंदोलन अपने आप खड़ा हुआ। लेकिन शाम होते होते कहानी बदल जाती है। एक बड़े चैनल ने लिखा पुलिस पर हमला, दूसरे ने पुलिस कार्रवाई को मामूली बल प्रयोग बताया। सरकार के करीबी उद्योगपति के चैनल पर टूल किट और अंतर्राष्ट्रीय साजिश खोजी जाने लगी। पाकिस्तान को संभावित मास्टरमाइंड बताया गया। अमेरिका तक बात पहुंची। एक चैनल की पट्टी थी सीजेपी का पर्दाफाश। जॉर्ज सोरोस से लेकर विदेशी फंडिंग तक सबका नाम आया, जबकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे ऐसी फंडिंग की कोई जानकारी नहीं है। यानी कैमरा दिन में सच लेकर स्टूडियो पहुंच रहा था, स्टूडियो ने रात तक उसे राष्ट्रहित में एडिट कर दिया। जमीन पर खड़ा रिपोर्टर कह रहा था कि बीते कुछ वर्षों में हुआ सबसे बड़ा आंदोलन है। स्टूडियो में बैठा एंकर कह रहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है। रिपोर्टर्स छात्रों से बात कर रहे थे और एंकर पाकिस्तान से। रिपोर्टर्स के सामने घायल बच्चे थे, छात्रों के सामने काल्पनिक टूल किट। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अपना रवैया बदल चुकी है, फिर मीडिया अपनी बात क्यों नहीं बदल पा रहा। इसकी पहली वजह यह है कि पिछले 12 वर्षों में इन चैनल से सरकार का समर्थन करते करते अपनी पहचान ही सरकार के साथ मिला ली है। सरकार की जीत उनकी जीत है, सरकार की आलोचना उन पर निजी हमला है, और सरकार का पीछे हटना उन्हें देश का पीछे हटना लगता है। यानी वो सरकार से भी ज्यादा सरकार हो गए हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक हिस्सा अपनी ही सरकार पर टूट पड़ा। किसी ने कहा सरकार हार गई, किसी ने पूछा बहुमत वाली सरकार छात्रों के सामने झुकी कैसे। इन्हें पेपर लीक से तकलीफ नहीं थी, इन्हें सरकार के झुकने से तकलीफ थी, क्योंकि इनकी राजनीति न्याय पर नहीं ताकत पर टिकी है। सरकार गलत हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं दिखनी चाहिए। छात्र सही हो सकता है लेकिन जीतता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर देश ने देख लिया कि सवाल पूछकर मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, एफआईआर वापस कराई जा सकती है और पुलिस कार्रवाई की जांच हो सकती है, तो टेलीविजन पर 12 साल से बनी अजेय सत्ता की छवि का क्या होगा, जिसके सामने स्टूडियोज में पूरी दुनिया झुकती रहती है। दूसरी वजह नौकरी है। एक अमेरिकी लेखक कह चुके हैं कि उस आदमी को कोई बात समझाना मुश्किल होता है जिसकी तनख्वाह उसी बात को न समझने पर टिकी हो। तो क्या हमारे कई एंकर्स को छात्रों की बात समझने में आर्थिक परेशानी हो रही है? अगर एंकर मान ले कि छात्र सही है तो अगला सवाल सरकार से पूछना पड़ेगा, पेपर लीक क्यों हुआ, एनटीए पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पुलिस को लाठी चलाने की इजाजत किसने दी, AK-47 और पैलेट गन क्यों चलाई गई, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किस उपलब्धि के लिए हुआ। लेकिन ये सवाल पूछने के लिए मंत्री को नाराज करना पड़ेगा, मालिक को परेशान करना पड़ेगा। इसलिए न्यूज़ रूम में सेंसर अब कैंची लेकर नहीं आता,
वो अप्रेजल फॉर्म लेकर आता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में करीब 900 निजी टेलीविजन चैनल हैं, लगभग आधे न्यूज़ चैनल्स हैं। देश में करीब 21 करोड़ घरों में टेलीविज़न हैं, लेकिन 2026 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 157 स्थान पर है, पिछले साल के मुकाबले 6 स्थान नीचे। समाचार बहुत हैं और पत्रकारिता आईसीयू में है। राइटर्स इंस्टीट्यूट की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में न्यूज़ पर भरोसा घटकर अब 39% रह गया है। एक साल में 4% अंकों की गिरावट। आधे से ज़्यादा 52% लोग कभी कभी या अक्सर खबरों से बचने लगे हैं, यानी वो थककर न्यूज़ से दूर जा रहे हैं। ये सर्वे पूरे भारत की तस्वीर नहीं है, लेकिन गिरता भरोसा साफ दिखाई देता है। और ये अविश्वास एक आंदोलन में पैदा नहीं हुआ। राइटर्स ने जंतर मंतर पर मीडिया के खिलाफ गुस्से की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 2014 के बाद न्यूज़ के सरकार समर्थक और जनता विरोधी होने की शिकायत बढ़ी है। एडिटर्स गिल्ड ने जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी की निंदा की, लेकिन यह भी माना कि बायस्ड और खराब रिपोर्टिंग की वजह से हालात बिगड़े हैं और इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। रिपोर्टर्स पर हमला गलत है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती, लेकिन जो एंकर 12 साल से रोज हिंदू मुसलमान करके समाज का तापमान बढ़ाता है या बढ़ाती है, उसे पहली बार जनता का गुस्सा दिखाई दे तो अचानक लोकतंत्र और उसमें दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे याद आ जाती है। जर्नलिस्ट पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कतई नहीं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट के नाम पर रोज जर्नलिज्म का गला दबाने वालों को भी क्लीन चिट नहीं मिल सकती। अब इस कहानी का सबसे चिंताजनक हिस्सा पुरानी पीढ़ी से जुड़ा है। वो पीढ़ी उस दौर में बड़ी हुई जब टेलीविज़न पर न्यूज़ पढ़ने वाला कम से कम दिखने में जर्नलिस्ट हुआ करता था। खबर और बहस के बीच फर्क था। इसलिए इस पीढ़ी ने स्क्रीन पर भरोसा करना सीखा और पिछले 12 साल में उसी भरोसे को पॉलिटिकल वेपन बना दिया गया। सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। दोपहर में किसी चैनल ने बताया कि पूरी दुनिया मोदी से डरती है। रात को एंकर ने वही बात टाई पहनकर दोहरा दी। तीनों जगहों पर एक जैसा दावा सुनकर दर्शक को लगा कि 3 अलग अलग सोर्सेज ने खबर की पुष्टि कर दी है, जबकि असल में एक ही नैरेटिव ने 3 कपड़े बदले थे। जंतर मंतर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला ने ऐसी बातें कहीं जिनका प्रदर्शन की ज़मीन से कोई रिश्ता नहीं था। उनकी दुनिया में छात्र हिंसक थे, सरकार हमेशा सही थी, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और सवाल पूछने वाला हर व्यक्ति देश को नुकसान पहुंचा रहा था। उनकी बात सुनकर लगा कि ये जानकारी आखिर आती कहाँ से है। फिर समझ में आया कि वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो कई साल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टेलीविज़न कोचिंग का चलता फिरता उदाहरण थी। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो दिमाग उसे ज़्यादा जाना पहचाना मानने लगता है और जो बात जानी पहचानी लगती है उसे सच मानना आसान हो जाता है, भले ही उसके पीछे कोई सबूत न हो। ये काम 1935 से 45 के बीच हिटलर की जर्मनी में प्रचार मंत्री गोएबल्स ने किया था। हमारे देश में ये काम आईटी सेल के साथ साथ गोदी मीडिया कर रहा है। देश में 1137 व्हाट्सएप यूजर्स पर हुए एक अध्ययन में 66 साल से ज़्यादा उम्र के लोग गलत जानकारी के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल पाए गए। 19 से 25 साल के लोगों में ये खतरा उनसे काफ़ी कम था। मतलब ये कि पुरानी पीढ़ी कम समझदार है। मतलब यह है कि उनका संस्थाओं पर भरोसा ज़्यादा है और प्रोपेगेंडा ने उसी भरोसे को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें लगा टीवी पर आया है तो जांचा हुआ होगा, सच होगा। जबकि आज कई बार खबर व्हाट्सएप पर बनती है
पार्टी से जुड़े अकाउंट्स उसे फैलाते हैं, शाम तक एंकर्स उसे राष्ट्रीय बहस बनाते हैं और फिर वही क्लिप वापस व्हाट्सएप पर पहुंच जाती है। एक एकेडमिक स्टडी ने भारत के एक बड़े प्राइम टाइम डिबेट शो और उसके सोशल मीडिया हैशटैग्स का एनालिसिस किया। उसमें 60% से ज़्यादा डिबेट्स या तो बीजेपी के पक्ष में थी या अपोजिशन के खिलाफ। स्टडी में यह भी सामने आया कि बीजेपी से जुड़े नेता और सोशल मीडिया अकाउंट्स इन हैशटैग्स को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी न्यूज़ दो अलग अलग संस्था नहीं है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, दूसरा इवनिंग शिफ्ट। प्राइम टाइम की आवाज़ को प्रमाण मत मानिए, प्रमाण मानने से पहले प्रमाण खोजिए। जिस कार्यक्रम में 8 लोग एक साथ बैठे चिल्ला रहे हों, वहां 9वां आदमी दर्शक होता है, जिसकी समझ का शोर में धीरे धीरे अंतिम संस्कार हो जाता है। किसी अदालत की खबर है तो आदेश देखिए, कानूनी खबरों की विश्वसनीय वेबसाइट्स पढ़िए, सरकार ने दावा किया है तो सरकारी डॉक्यूमेंट देखिए। 10 सेकंड की क्लिप है तो उससे पहले और उसके बाद के हिस्से को खोजिए। एक खबर को अलग अलग तरह के सोर्सेस से जांचिए और अपने बच्चों की बात भी सुनिए। हो सकता है उनकी भाषा में मीम्स ज्यादा हों, लेकिन वो कम से कम उस एंकर से सवाल पूछ रहे हैं जिसे आपने घर का बुजुर्ग मानकर उसके सामने सवाल करना छोड़ दिया है। चैनल देखिए, लेकिन चैनल को अपनी आंखें, अपना दिमाग मत दे दीजिए। आपने टेलीविजन खरीदा था, अपना विवेक उसके साथ फ्री में नहीं दिया था। इस आंदोलन ने सरकार से ज्यादा मीडिया की ताकत को चुनौती दी है। पहले आंदोलन की कहानी वही होती थी जो रात 9 बजे टेलीविजन सुनाता था। इस बार छात्रों के पास अपने फोन थे, अपनी रिकॉर्डिंग्स थी, अपनी भाषा थी, अपना ह्यूमर था, अपना ऑडियंस था। चैनल ने छात्रों को हिंसक बताया, छात्रों ने पुलिस कार्रवाई का पूरा वीडियो डाल दिया। चैनल ने टूल किट खोजी, छात्रों ने सरकार के साथ हुई बातचीत का डॉक्यूमेंट दिखा दिया। चैनल ने कहा आंदोलन कमजोर हो गया है, अगले दिन भीड़ बढ़ गई। चैनल ने कहा सरकार नहीं झुकेगी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। चैनल ने कहा राज्य सरकारें और उनके मुखिया बहुत कट्टर हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, छात्रों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य दर राज्य सरकारों ने मुकदमे वापस लेने शुरू कर दिए और अब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को प्रोटेक्शन देते हुए पुलिस जाति की स्वतंत्र जांच का रास्ता खोल दिया है। 4 दिनों में टेलीविजन 4 बार गलत साबित हुआ, लेकिन माफी एक बार भी नहीं आई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2000 रुपए के नोट में चिप तो आपको याद ही होंगे और शायद कुछ ने खोजने की कोशिश भी की हो। किसान आंदोलन को ले लीजिए, कैसे इस आंदोलन को देश के विकास के लिए घातक बताया गया, लेकिन जब सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए तो यही गोदी मीडिया इसे सरकार की सूझबूझ बताने लगा। कोरोना का काल, उन क्लिप्स को याद कीजिए, देश में बदइंतजामी से हजारों लोगों की जान गई। तब टीवी न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था कि सरकार कितने अच्छे तरीके से संकट का सामना कर रही है। जलती चिताओं की तस्वीरें देश को बदनाम करने के लिए हैं। और फिर ऑपरेशन सिंदूर, टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स ने भारतीय फौजों को लाहौर, इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया, कराची को तबाह कर दिया। इनमें से किसी ने अपने किए की माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि गलती करने वाला जर्नलिस्ट करेक्शन चलाता है, प्रोपेगेंडा करने वाला एंकर अगला टॉपिक चुनता है। वापस आते हैं छात्र आंदोलन पर। जिन छात्रों को हिंसक बताया जा रहा है, कल उनकी खबर स्क्रीन से गायब हो जाएगी। कोई नया दुश्मन खोज लिया जाएगा, कोई नया धर्म खतरे में होगा, कोई नया युद्ध स्टूडियो में जीत लिया जाएगा और दर्शक फिर खाने की थाली लेकर बैठेंगे देश बचाने के लिए। लेकिन याद रखिए, जिस मीडिया को सरकार की गलती दिखाई नहीं देती, वो आपकी समस्या भी तब तक नहीं देखेगा जब तक उसमें सरकार की तारीफ का एंगल न निकले। पेपर लीक आपके बच्चे का हुआ, एंकर के बच्चे का नहीं। जेल आपका बेटा जाएगा, एंकर अगले दिन मंत्री से मीटिंग करने जाएगा।
आपका परिवार अदालत के चक्कर लगाएगा। एंकर पूछेगा, देश पहले या बेटा? फिर वही एंकर आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा। सरकार ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आज़ादी और प्राइवेसी की रक्षा के लिए आदेश दिया है। अब दर्शकों को भी एक छोटा सा फैसला लेना चाहिए। मीडिया को खारिज मत कीजिए, लेकिन मीडिया के हर दावे की जांच जरूर कीजिए। और अंत में, क्योंकि सत्ता के दरवाजे पर बैठकर हर आने जाने वाले मंत्री की तारीफ करने वाला मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंबा नहीं होता, वो दरवाजे पर पड़ा पायदान होता है जिस पर सत्ता रोज जूते साफ करती है और पायदान को लगता है कि देश उसी की वजह से चमक रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए फिर एक हटके वीडियो था। अगर आप अपनी राय देंगे तो मुझे समझ में आएगा आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स और देखना चाहते हैं। आपके ढेरों संदेश आते हैं, मैं लगातार आपके संदेश पढ़ता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट्स लिखिए और हाँ, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शामिल कीजिए। और जब वीडियो देखें तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें, पूरा देख सकें तो बहुत अच्छा। धन्यवाद।